हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है माँ बाप वट वृक्ष के समान। नाश्ता करके कुर्सी से उठते हुए साहिल ने अपनी पत्नी संगीता से कहा, संगीता मैं निकल रहा हूँ, लौटते समय माँ और पापा को साथ में ले आऊँगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको यहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे। जब तक संगीता खुद जवाब देती, बाहर टैक्सी आ गई है कहकर साहिल मथुरा के लिए निकल गया। मेन गेट बंद करके संगीता अंदर आकर बेड पर लेट गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। साहिल ने पहले क्यों नहीं बताया कि मम्मी जी पापा जी को आगरा लेकर आएंगे। खाना बनाने वाली मैड भी छुट्टी पर पहले से है, पता होता तो दूसरी अरेंज कर लेती। दोनों के आ जाने से पूरे दिन का सिर दर्द, समय से नाश्ता, समय से खाना, सारी फ्रीनेस खत्म। साहिल को भी हमारे पास बैठने का टाइम नहीं रहेगा। मम्मी जी के पास तो हमेशा बीमारी का बहाना रहता है। लेटे लेटे संगीता बड़बड़ाती रही। साहिल अपने माँ बाप के दुलारे बेटे थे। आगरा में उनके पापा का पुश्तैनी मकान था। साहिल की एक बड़ी बहन भी है जिसका विवाह हो गया था। साहिल अपने माँ और पापा का बहुत ख्याल रखते हैं। सास ससुर के आने की खबर सुनकर संगीता का मन झुंझलाया हुआ था। संगीता ने खिड़की खोल कर देखा। दिन के अभी 11 ही बजे थे, लेकिन सूरज अंगारे बरसा रहा था। संगीता खिड़की बंद करके एसी चलाकर बेड पर लेट गई। आंख बंद करके लेटी ही थी कि डोरबेल बजी। वो समझ गई निर्मला होगी, क्योंकि निर्मला का ही आने का समय था। निर्मला, जिसे 1 माह पहले ही काम पर रखा था, 50 की उम्र पार कर चुकी। वह दुबली पतली, चेहरे पर उदासी और आंखों में निराशा। पता नहीं क्या सोचा करती थी। बहुत कम बोलती, चुपचाप काम करके चली जाती। बोलचाल से अच्छे घर की लगती थी। आते ही बोली, मैम साहब आज तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ निर्मला, हल्का सा सिर में दर्द है, संगीता ने जवाब दिया। निर्मला को देखती हुई संगीता फिर बोली, निर्मला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक प्याला चाय बनाकर पिला दो। थकी सी तुम भी लग रही हो, तुम भी चाय पी लेना। थोड़ी देर में वो चाय बनाकर ले आई। संगीता को चाय का प्याला पकड़ाकर खुद भी चाय पीने बैठ गई। आज लगता है फुर्सत में हो। हंसते हुए संगीता ने निर्मला से पूछा, हाँ मैम साहब, 2 घर काम करने नहीं जाना है। वह लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं और मेरे पति भी अपने गांव गए हुए हैं। वह धीरे धीरे चाय पीने लगी। संगीता ने हाथ में कुछ बिस्किट पकड़ाते हुए कहा, लो खा लो, सुबह से भूखी होगी। वह बिस्किट लेकर खाने लगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद संगीता ने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? वो एकटक सामने की दीवार को देख रही थी। मेरे पूछने पर धीरे से बोली, मेरे पति, मेरा एक बेटा भी है जो दिल्ली में है। बेटे रमन की शादी कर दी है। बहू बेटे का एक बेटा भी है। बेटा दिल्ली में बैंक में बड़ा अफसर है। अरे, संगीता ने आश्चर्य से उससे पूछा, फिर तुम घर घर काम क्यों करती हो? बेटे को खराब नहीं लगता? मैम साहब लगता है, वह तो कहता है कि मेरे पास ही आप दोनों रहो। लेकिन मैम साहब वहाँ अच्छा नहीं लगता हमें, अपने घर में ही अच्छा लगता है। पहले थोड़ा बहुत पैसा भेज दिया करता था, लेकिन जब से उसका बेटा हुआ तब से उसके भी खर्चे बढ़ गए, अब नहीं भेज पाता है। हमने भी मैम साहब उसे मना कर दिया, अपना हम काम चला लेते हैं, कहकर चुप हो गई। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सीने में बहुत कुछ दफन किए थी। काम निपटा कर घर जाने से पहले थोड़ा सा आराम करने के लिए एसी के सामने खड़ी हो गई। गेट की तरफ देखती हुई बोली, आज धूप कितनी तेज है। जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा था। चिलचिलाती धूप। संगीता ने सोचा इतनी धूप में घर जाएगी, फिर शाम को काम करने के लिए लौटेगी। संगीता बोली, क्या करोगी घर जाकर? आज मैं भी अकेली हूँ, बच्चे अपने कमरे में हैं, तुम यहीं खाना खाकर आराम कर लो। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। संगीता के बेड के पास जमीन पर दरी बिछाकर लेट गई। निर्मला के बारे में जानने की संगीता की उत्सुकता अभी खत्म नहीं हुई थी। निर्मला तुम्हारा मायका कहाँ है? संगीता ने पूछा। अपने बारे में कुछ बताओ। कानपुर के पास एक गांव है चौबेपुर, वहीं मेरे पिताजी मिठाई की दुकान चलाते थे। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मेरे पिताजी ने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया। मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास की थी। संगीता दुख और विस्मय से उसे देख सोच रही थी कि ईश्वर तेरी भी क्या विडम्बना है। एक पढ़ी लिखी औरत का यह हाल, उसे घर घर काम करना पड़ रहा है। मैडम जी, हमारे परिवार में पहले लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी।
मेरे माँ बाप ने एक अच्छा परिवार देखकर मेरी शादी कर दी। मेरे पति सीताराम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मैम साहब, जैसे हर लड़की के सपने होते हैं वैसे मैं भी हजारों सपने संजोए अपने पति के घर आई। इनके माता पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। एक बड़ी बहन थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी शादी करवाई। शादी के बाद ही मैंने इन्हें जाना। यह बेहद गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे। मेरी जरूरतों की इन्हें कोई चिंता न थी। शादी के 2 माह बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। 9 माह के बाद रमन ने जन्म लिया। उसको मैंने बड़े कष्टों से पाला। अक्सर मैं अपने पिता के घर चली जाती थी। उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे का पालन पोषण किया। मैं जब कभी दुखी होती तो मेरे पिताजी हमें समझाते थे, भगवान ने तुम्हें हीरे जैसा बेटा दिया है, तुम इसको बड़ा करो और बड़ा आदमी बनाओ। मैंने भी सारा ध्यान अपने बेटे रमन पर केंद्रित कर लिया। मुझे उसे बड़ा आदमी जो बनाना था। मैं अपने रमन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। मुझे आज भी याद है, रमन एक बार किसी बात की जिद कर रहा था। मेरे पति ने 2-3 स्केल उसके हाथ पर मार दी थी। मैंने दुख में वही स्केल लेकर अपने हाथ पर इतनी मारी कि मेरा हाथ सूज गया था। रमन को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, मैंने एक छोटी सी नौकरी कर ली थी। मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था। मेरे पास सोता था तो मेरा हाथ अपने हाथ में फंसा लेता था, कहीं मैं उठ ना जाऊं। कुछ भी खाता था तो पहले हमें खिलाता था, तब खाता था। दुनिया की सारी खुशी मैं उसी में देखती थी। अरे मैं कहाँ की बात लेकर बैठ गई। मैम साहब, आप सो जाइए, निर्मला बोली। संगीता ने जैसे उसके जख्म कुरेद दिए हों। निर्मला, मैं दिन में नहीं सोती, तुम बात करो, मुझे अच्छा लग रहा है, संगीता बोली। निर्मला सामने दीवार की तरफ नजरें जमाए फिर बोलने लगी। मैम साहब, मैं जो भी कमाती थी अपने रमन की पढ़ाई पर लगा देती थी। पति की कमाई से घर चलता था, रमन को कोई कमी न हो। मैंने दूसरी संतान न होने दी। वक्त तो वक्त है मैडम, वो कहाँ रुकता है। वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हमारी और रमन दोनों की मेहनत रंग लाई। रमन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर दिल्ली में नियुक्ति हो गई। मैं बहुत खुश थी। लगता था दुनिया में सबसे भाग्यवान मैं हूँ। बड़े शान से सबको बताती थी कि मेरा बेटा बैंक में ऑफिसर है। रमन की शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। नेहा मेरे बेटे के लिए हर तरह से योग्य थी। रमन को भी पसंद थी। मैंने रमन की शादी कर दी। रमन बहू को लेकर दिल्ली चला गया। संगीता ने निर्मला से कहा, तुम बेटे के पास दिल्ली क्यों नहीं चली जाती? इस उम्र में घर घर काम करती हो, आराम से रहो। चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाती हुई बोली, 2 बार हो आई हूँ। मैम साहब, पहली बार गई तब तो अच्छा लगा, बेटा पूरी दिल्ली घुमा लाया। दोबारा मैं अपने पोते को खिलाने के लालच से गई थी। बहू उसे गोद लेने नहीं देती थी, कहती थी अभी छोटा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं और रमन के पापा दोनों कमरे में अकेले बैठे रहते थे, कोई काम नहीं था, बहुत बोरियत होती थी। बहू नेहा अपने कमरे में बैठी मोबाइल में व्यस्त रहती थी और बेटा अपने काम में व्यस्त रहता था। अब खाना भी रमन को मेरे हाथ का अच्छा नहीं लगता था। बहू हमारे हाथ का रमन को कुछ खाने भी नहीं देती। एक दिन रमन के सिर में दर्द हो रहा था। मैं डरते डरते उसके बेडरूम गई। सोचा बेटे को बाम लगा दूं, इसी बहाने अपने बेटे के पास थोड़ा बैठ लूंगी। बहू ने जैसे हमको देखा, बड़ी रुखाई से पूछा, मम्मी कोई काम है क्या? मैं सकपका गई और उल्टे पांव लौट आई। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे पति ने हमसे बहुत पूछा, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। दिल की बात बताऊं मैम साहब, उस जेल खाने से यह जिंदगी अच्छी है। आप लोग कम से कम प्यार से बोल तो लेते हैं। मैम साहब, सब लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त ने हमको बताया है कि लोग बदल जाते हैं। बड़े अरमान से एक पौधा लगाया था, जब वृक्ष बनकर फल देने लायक हुआ तो फल तो मिले ही नहीं, छाया से भी वंचित हो गई। मैम साहब, जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। इतना कहकर निर्मला अपनी पथराई हुई आंखों से बड़े आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मन हल्का हो जाने के कारण शायद निर्मला को झपकी आ गई थी। शाम का 4 बजने वाला था। निर्मला घबराकर उठते हुए बोली, अरे मैम साहब, मैं तो बात करते करते कब सो गई, पता ही नहीं चला। देर हो गई, काम पर जाना है, कहकर जल्दी जल्दी संगीता के घर का काम करके निकल गई।
निर्मला तो चली गई, पर संगीता के मन में सैकड़ों सवाल छोड़ गई। क्या हर माँ का नसीब यही है? मैं भी तो माँ जी को पसंद नहीं करती, कहीं मेरा बेटा भी ऐसा ही सोचकर संगीता कांप गई। साहिल की माँ तो मेरे साथ काम में लगी रहती है और दोनों बच्चे उनके दिल के टुकड़े हैं। हर मुसीबत में माँ जी और पापा जी हम लोगों के लिए आगे खड़े रहते हैं। फिर मैं क्यों दूर दूर रहना चाहती हूँ? मुझमें और नेहा में क्या अंतर है? संगीता मन ही मन अपराध बोध से ग्रसित हो रही थी। आज संगीता को अपनी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने रात में ही साहिल की माँ को फोन मिलाया और रूंधे हुए गले से बोली, माँ जी आप ठीक तो हो? साहिल की माँ ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? मैं आ तो रही हूँ साहिल के साथ, क्या लड़ाई हुई है? नहीं मम्मी जी, बस आपकी बहुत याद आ रही है, कहकर संगीता ने फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह पौधों को पानी डालने के लिए संगीता ऊपर छत पर गई। दूर स्तीज में सूर्य अपनी रश्मि बिखेरने लगा था। रात्रि की कालिमा धीरे धीरे छट चुकी थी। संगीता दूर उस हरे भरे वट वृक्ष को खड़े हुए निहार रही थी, जिसमें जाने कितने परिंदे रात को बसेरा करते हैं और यात्री उसकी छाया में विश्राम करते हैं। ऐसे ही तो होते हैं हमारे बुजुर्ग, बिल्कुल वट वृक्ष की तरह, जो हमें आसरा और छाया दोनों देते हैं। दोस्तों, जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख समृद्धि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है, उन्हें सहेजने की जरूरत है। यदि हम परिवार में स्थायी सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।